Hello students, welcome to all. This is Abhishek. In this class students we are going to learn about an assets. So assets मतलब क्या है? एसेट मतलब कुछ भी जिससे हम अर्न कर सकते हैं. अपने पास कुछ पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगा और कुछ भी इन्वेस्टमेंट होगा अपना, और कुछ भी चीज़ हो सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है जिससे हम लोग अर्न कर सकते हैं कुछ मनी. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे. सो फॉर एग्जांपल एक बैंक है, ठीक है. अभी देखते हैं एक बैंक का एग्जांपल. ठीक है, बैंक अभी लोन प्रोवाइड करता है कस्टमर को, और दूसरी साइड में वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है. ठीक है, ये डिपॉजिट और ये बैंक लोन भी कस्टमर को प्रोवाइड करता है. सो डिपॉजिट, जो कुछ भी डिपॉजिटर्स है वो बैंक को डिपॉजिट करते हैं और उनको उनके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है. सो इस केस में बैंक को उनको पैसा देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट है, राइट, ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है. इस केस में बैंक का थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, इस राइट. तो इस डिपॉजिट के कारण बैंक अर्न नहीं कर रहा है. तो बैंक मतलब डिपॉजिट जो है वो बैंक के लिए एसेट्स नहीं है. यहाँ पे लोन है, ठीक है, और लोन को इंटरेस्ट मिल रहा है कस्टमर से, राइट. यानी कि इस लोन से बैंक कुछ अर्निंग कर रहा है. तो अर्निंग कर रहा है बैंक, तो लोन क्या हो गया बैंक के लिए? एक एसेट्स हो गया. ठीक है, एसेट्स हो गया. हालांकि डिपॉजिट जो है वो बैंक के लिए एसेट नहीं हो सकता. सो हम एसेट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनीथिंग वैल्यूएबल दैट ओन बाय सम एंटिटी विच इज़ यूजफुल फॉर जनरेटिंग इनकम. So anything valuable which is owned by some entity which is used to earning an income or generating an income which is known as the assets. So assets को तो देखिए अभी अभी हमें पता चल गया कि एसेट मतलब क्या है. तो एसेट्स के पैरेलली एक कंसेप्ट होता है, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट. नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA. ठीक है, अभी ये NPA एक कंसेप्ट है, हमें शब्द से ही समझ में आ रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब जो एसेट्स है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, राइट. मतलब बैंक है, तो किसी बैंक में किसी कस्टमर ने लोन लिया है, ठीक है, अगर उस लोन नहीं चुका रहा है, यानी कि बैंक को उसको उस लोन से फ़ायदा नहीं हो रहा है अभी, तो वो लोन क्या हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. वो लोन क्या हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट. सो मान लो कोई मिस्टर एक्स करके है, ठीक है, मिस्टर एक्स है, उसने लोन लिया था बैंक से. अभी तो उसको EMI भरना पड़ेगा बैंक का, राइट. तो अभी इस मान लो इसको EMI भरना पड़ रहा है. सो पहले 3 महीने हो गए, यानी कि 90 डेज़ हो गए, उसने EMI दिया ही नहीं. 90 डेज़ के बाद उसने EMI दिया ही नहीं. तो वो 90 डेज़ के बाद वो क्या हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. बैंक उसको किस में कंसिडर करेगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट. मतलब जो कुछ भी लोन है उससे हमको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, उससे कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, तो बैंक उसको क्या बोलेगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट. जब तक वो पर्टिकुलर पर्सन उसको बैंक को रेगुलर EMI भरता था, वो एसेट्स में कंसिडर किया जाता था. अभी वो EMI या कुछ इंस्टॉलमेंट बैंक को नहीं दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट. और कब हो जाएगा वो? 90 डेज़ के बाद. ठीक है, 90 डेज़ हो गए. 90 डेज़ होने के बाद वो क्या हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का 3 कैटेगरी है. तो पहला कैटेगरी आता है सब स्टैंडर्ड एसेट. सब स्टैंडर्ड एसेट्स. अभी देखते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट. ठीक है, तो पहला कैटेगरी आता है सब स्टैंडर्ड एसेट. सो दूसरा आता है डाउटफुल एसेट, और तीसरा आएगा लॉस एसेट. अभी पहला सब स्टैंडर्ड एसेट के बाद पहले जो एसेट्स था उसमें वो EMI भर रहा था, तो वो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड एसेट. उसके बाद 90 डेज़ के बाद सब स्टैंडर्ड एसेट. सब स्टैंडर्ड एसेट से डाउटफुल एसेट कब हो जाएगा? जबकि वो पहले बार EMI को नहीं भरेगा, उसके अगले इंस्टॉलमेंट में भी वो नहीं भरेगा, तो वो डाउटफुल एसेट हो जाएगा. डाउटफुल एसेट के बाद भी वो इंस्टॉलमेंट को नहीं भरता है, तो उसको लॉस एसेट में अकाउंटिंग हो जाएगा. सो ये 3 कैटेगरी थी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की. तो
तो बहुत सारा पीरियड यहाँ पे चला जाता है, किसी वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है उस ईएमआई का, और उस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इनके बीच में टाइम पीरियड क्या होगा इन दोनों के बीच में। तो ये होता है एसेट्स। तो देखते हैं अभी, एसेट अगर किसी बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है तो बैंक भी परेशान हो जाती है, और वो अपने कस्टमर जिसने लोन लिया है उसको भी परेशान करके पक्का छोड़ती है। तो अगर मान लो किसी बैंक का लॉस एसेट हो जाता है, किसी बैंक का लॉस एसेट हो जाता है, तो वो क्या करेगी बैंक? अभी रुकने वाली तो नहीं है, अपना पैसा तो वसूल करके ही जाएगी वो बैंक। किसी बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, मतलब लॉस एसेट तक हो जाता है, तो बैंक वो पैसा छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है, अपना पैसा वसूली करेगी। तो वो बैंक क्या करेगी, उसको नोटिस भेजेगी, 17-18 कॉल करेगी उसको, उसके साइट उसको उस पार्टी के साइट पे जाएगी, राइट, उसको उस पार्टी को विजिट करेगी, और फिर भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो वो क्या करेगी, लीगल एक्शन बैंक ले सकती है। और लीगल एक्शन लेने से पहले बैंक क्या करेगी, आरबीआई को अप्रोच करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच करेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच क्यों करेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था क्या इस पर्सन को लोन दो? यस, जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही बोला था कि इस पर्सन को लोन दो, क्योंकि बैंक, कमर्शियल बैंक जो कुछ भी लोन प्रोवाइड करती है तो वो पहले लोन रिजर्व बैंक से सैंक्शन होता है, उसके बाद ही वो कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड कस्टमर को करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अगर कमर्शियल बैंक जाती है तो वो क्या बोलेगी कि आप इसके कस्टमर के ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो, इस कस्टमर के ऊपर आप लीगल एक्शन ले सकते हो। तो उसके परमिशन लेने के बाद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परमिशन लेने के बाद वो कमर्शियल बैंक उस कस्टमर के ऊपर लीगल एक्शन लेगी। सो लीगल एक्शन के मतलब वो क्या करेगी कि अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएंगी, या नहीं तो कोर्ट में उसका फैसला किया जाएगा, वो केस लड़ी जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा ही होता था पहले, कोर्ट में जाती थी, और लेकिन इंडियन कोर्ट का एक प्रॉब्लम आया था सामने कि रिज़ल्ट जो था कोर्ट का तो वो बहुत लेट आता था, उसके लेट आने के बाद वो इंटरेस्ट भी कुछ सालों तक बहुत बढ़ जाता था, और वो अमाउंट भी बहुत फ्लक्चुएट होने लगती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो इंडिया ने, मतलब गवर्नमेंट ने, तो एक इसके लिए सेपरेट अदालत बनवाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेपरेट अदालत बनवाया था, उसको हम बोलते हैं लोक अदालत। सो इस लोक अदालत में सिर्फ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंकिंग के मैटर ही सॉल्व होते थे, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर थी लोक अदालत। सो इसमें जो जजेस थे, लोक अदालत में जो जजेस थे वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस थे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये लोक अदालत है, तो रिटायर जजेस हाई कोर्ट के रिटायर जजेस थे। सो इस लोक अदालत की एक खासियत थी, इस लोक अदालत को सज़ा देने का प्रावधान नहीं दिया गया था। तो ये था लोक अदालत के बारे में, और इसमें 1 लाख टू मतलब 10 लाख, 1 लाख टू 10 लाख का केस लिमिट था इसमें। इनके बीच में जो कुछ भी अमाउंट है तो इसमें वो रिजॉल्व किया जाता था, उसमें रिकवर होता था। लेकिन बाद में ऐसा पाया गया कि इस लोक अदालत में भी वही प्रॉब्लम है जो जनरल कोर्ट्स में पाया जाता था, मतलब पेंडिंग होता था विद इन सर्टन लिमिट पे, सर्टन टाइम पे इसका ऑर्डर नहीं आता था। तो इसके लिए इस लोक अदालत को तो साइड में रख दिया गवर्नमेंट ने। उसके बाद आता था अपना DRT। सो उसके बाद आता था DRT। अब ये DRT क्या है? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। सो ये क्या था? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये एक्ट आया था 1990, और ये एक्ट पास हुआ था 1993 में। सो ये एक्ट क्यों पास हो गया था और ये क्यों लाया गया था? अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पढ़ाई कर रहे हैं तो हमने एक नरसिम्हा राव बहुत बार नाम सुना है, तो इन्होंने ये आइडिया दिया था कि ये DRT लाया जा सके और ये एक्ट पास हो जा सके।
तो ये एक्ट क्यों पास करवा गया था, जैसे कि हमने अभी बोला कि सिविल कोर्ट्स जो थे वो बहुत स्लो थे, उनका काम बहुत स्लो था. सो इट वाज नेसेसरी टू मतलब रिकवर ऑल द डेप्ट और ऑल द मैटर सॉल्व विद इन सर्टन टाइम, राइट. और बैंक कैन रन स्मूथली. सो इसके लिए ये DRT इस्टेब्लिश किया गया था. सो दिस इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इसका यही फंक्शन था कि बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को अच्छे से स्मूथली रन करवा जा सके. तो अगर ये स्मूथली रन करेगा तो ही इंडिया की इकोनॉमी में अच्छा इफेक्ट पड़ेगा. तो इसके लिए ये मतलब DRT एक्ट PV नरसिम्हा राव ने सर ने वो पास करवाया था. अभी देखते हैं कि इसमें भी जो जजेस थे वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस थे. उनका मैक्सिमम एज लिमिट था 62 ईयर्स का था, और मतलब है, और उनका 5 साल का कार्यकाल रहता है. 5 ईयर्स का उनका कार्यकाल रहता है. तो प्रेजेंट में इंडिया में अगर बोलूँ तो 33 DRT है और 5 DRAT है. अभी ये DRAT क्या है? DRAT मतलब डेप्ट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल. डेप्ट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल ये अथॉरिटी ऑफ DRT, ये अथॉरिटी ऑफ DRT. मतलब DRT ने जो कुछ भी डिसीजन लिया है, मतलब केस में सुलझने के बाद जो कुछ भी डिसीजन लिया है, अगर किसी का पार्टी को डिसीजन एक्सेप्टेड नहीं है तो वो DRAT को जाके अप्रोच कर सकता है. ठीक है, तो ये DRAT के पास जाके अप्रोच कर सकता है और अपना न्याय की अपील वो कर सकता है. सो DRAT डेप्ट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल. अभी मान लो DRAT ने कोई डिसीजन दे दिया है, अभी DRAT ने कोई डिसीजन दे दिया है, तो 45 दिनों के मतलब आज अगर डिसीजन आता है, मतलब आज के डेट पर अगर डिसीजन आता है, आज के डेट पर अवार्ड मिलता है मतलब DRT का डिसीजन आता है, तो 45 डे बिफोर 45 डे में उस पर्टिकुलर पार्टी ने DRAT को अप्रोच करना चाहिए. 45 डेज के बाद अगर वो अप्रोच करता है तो DRAT उसका वो अप्रूवल स्वीकार नहीं करेगा. ठीक है, वो फाइनल डिसीजन हो जाएगा. और DRT हो या DRAT हो, ये जम्मू एंड कश्मीर में काम नहीं करते. ठीक है, ये JNK में वो काम नहीं करते. तो भी रिजॉल्व करने का इनका प्रोसेस क्या है? अभी इनका रिजॉल्व करने का मतलब ये लोन जो लिया है कस्टमर में वो कैसे रिजॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट बात तो ये होगा, ऑब्वियसली वो ऑक्शन करेगा, राइट. ऑक्शन करके उसको वो प्रॉपर्टी को सेल करेगा. ठीक है, ऑक्शन करके प्रॉपर्टी को सेल करेगा. दूसरी बात, DRT को ये अरेस्ट कर सकता है, ये उससे डिफेंडेंट को सज़ा सुनवा सकता है, अरेस्ट कर सकता है, फाइन लगवा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी हड़प कर सकता है, और उसके प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट भी कर सकता है. अगर उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसने लोन लिया है, इंटरेस्ट के कारण उसका लोन का अमाउंट बहुत ही बढ़ चुका है और उसका जो सिक्योरिटी है तो उसका कंपेरेटिवली लोन से अमाउंट भी कम है, तो वो DRT उसके ऊपर सुलझाव भी ला सकता है. मतलब वो प्रॉपर्टी लेके रेंट में देना, उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी देना, ये सारे डिसीजन DRT ले सकता है. उसके बाद थर्ड डिसीजन है मैनेजमेंट को भी वो टेक ओवर कर सकता है. मतलब जो कुछ भी पर्सन है, उसका जो कुछ भी फर्म है, छोटा सा बिजनेस है, वो सारे बिजनेस को वो टेक ओवर कर सकता है. ठीक है, टेक ओवर करने के बाद वो खुद पे अपना अधिकार ले सकता है DRT के तहत. सो ये 3 प्रोसेस है DRT के. सो DRT के बाद और एक लीगल एक्शन कमर्शियल बैंक ले सकता है. सो उसको बोलते हैं सरफेसी एक्ट. ये भी एक एक्ट था, ये 2003 में पास हो गया था. ठीक है, 2002 में ये एक्ट आया था, 2003 में ये पास हुआ था. सो इसमें इसका फुल फॉर्म अगर बता दूं तो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. यस, मतलब सिक्योरिटाइजेशन
सरफेसी, ये क्या है यहाँ पे आर आएगा, सरफेसी। यहाँ पे आर मतलब क्या होगा यहाँ पे, रिकंस्ट्रक्शन, और बाद में एफ फाइनेंशियल एसेट, और ई मतलब एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, आई मतलब इंटरेस्ट। सो ये इसका फुल फॉर्म है। सो पहले डिस्कस करते हैं कि सिक्योरिटाइजेशन मतलब जो कुछ भी पर्सन है उसने लोन लिया था और उसने उसको लोन को अगर रिकवर नहीं कर पा रहा है तो उसका क्या करेगा, वो कमर्शियल बैंक उसको ऑक्शन कर देगा उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी मान लो इतनी बड़ी उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को छोटे छोटे पार्ट में वो डिवाइड करेगा और इसका एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी बनवाएगा और वो पब्लिक को सेल कर देगा और उसका वो पैसा उस कमर्शियल बैंक को मिल जाएगा। और इस मेथड से वो बैंक क्या करेगा, अपना पैसा चुका सकता है। सो ये हो गया सिक्योरिटी के बारे में। आता है रिकंस्ट्रक्शन एनफोर्समेंट। तो रिकंस्ट्रक्शन में क्या आता है, ARC रिकंस्ट्रक्शन। हमने अभी क्या डिस्कस किया था, सरफेसी एफ सरफेसी, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, राइट, तो फाइनेंशियल एसेट्स, एनफोर्समेंट। अभी आता है आर, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन यानी ARC, इसमें इसके अंडर आता है ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये कंपनी है, इंडिया की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या करेगी, जो भी कुछ बैंक्स को अप्रोच करेगी, तो अगर ये कंपनी है कमर्शियल बैंक को अगर अप्रोच करती है ARC अगर कमर्शियल बैंक को अप्रोच करती है तो कमर्शियल बैंक के पास जो भी कुछ PAs है, और डिस्ट्रेस एसेट भी बोलते हैं हम लोग NPS को, वो डिस्ट्रेस एसेट्स को वो खरीद लेगी, ठीक है। मान लो इस कमर्शियल बैंक का 100 रुपये लोन था, ठीक है, 100 रुपये लोन था और वो NPA में लॉस एसेट में हो चुका था। तो ये ARC क्या करेगी, इसको 100 रुपये देगी और वो NPA खरीद लेगी, ठीक है। और ये तो मतलब इसका लोन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ARC लेगी और ARC इस लोन लेने वाले के साथ डील करेगी, इस पार्टी के साथ ये डील करेगी। और यानी लोन लेने वाला और कमर्शियल बैंक का रिलेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों के बीच में ही अभी आगे झगड़ा चलेगा, इस दोनों के बीच में अभी केसेस चलेगा, ठीक है। तो ARC का काम ये है। क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि ARC भला क्यों इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। तो ARC एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो यही मकसद यही है इसका कि इकोनॉमी अच्छे से इंडिया में चल सके। तो ARC के पास पैसे कैसे आते हैं, वो क्यों खरीदेगी, तो QIB से ये पैसे आते हैं, मतलब क्वालिफायर इंस्टीट्यूशनल बायर। जो क्वालिफायर इंस्टीट्यूशनल बायर ये अमीर लोग होते हैं, तो ARC क्या करेगी, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी और ये क्वालिफायर इंस्टीट्यूशनल बायर ARC को पैसा देंगे, ठीक है। अभी इस पैसे से वो NPA खरीद लेगी और ARC के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ने बहुत सारे राइट्स दिए हैं, यानी कि ऑक्शन कर सकती है, उस ऑक्शन भी कर सकती है और उसके प्रॉपर्टी के साथ, मतलब कस्टमर के प्रॉपर्टी के साथ बहुत सारे मतलब सुलझाव लगा सकती है। और इस प्रोसेस से जाके वो क्या करेगी, इस लोन लेने वाला जो कस्टमर है उसके ऊपर वो एक्शन ले सकती है और उसका सुलझाव वो लगा सकती है, ठीक है। तो ये था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सो पहली बार इंडिया ने ICICI बैंक, IDBI बैंक, SBI बैंक ये इनिशियल किया था, ये ICICI मतलब ये ARC कंपनी, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपने ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। हमने अभी इस क्लास में लोक अदालत के बारे में डिस्कस किया, DRT के बारे में डिस्कस किया और लास्ट में थोड़ा बहुत ARC क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके बारे में भी डिस्कस किया। तो एसेट्स मतलब क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैसे होता है,
तो ये भी हमने डिस्कस किया। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। सो आई होप दिस विल बी द रियली helpful in your examination, and best of luck for your exam, and thanks for watching.